डीजी राकेश कुमार मिश्रा जी के पास, और इनसे हम लोग आज जानते हैं अपने जिंदगी के तजुर्बे। इन्होंने बिहार ही नहीं और भी स्टेट में काफी अच्छा काम किया और सेवाएं भी की। आज इनसे जानते हैं कि स्थिति बिहार की जो अभी है वह कैसे है और पहले कैसी थी, और इसमें हम लोगों को कैसे सुधार करनी चाहिए, और कहाँ बिहार था और कहाँ पहुंच गया। तो जी सर, जरा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आपके बेतिया में 96 से 98 तक 22 महीने का एसपी रहा हूं, और अपराधीकरण का दौर था, बहुत ज्यादा अपराध थे, उस समय मैं आया था और मैंने सफलतापूर्वक अपराध कम करने का प्रयास किया। और आज हम आपके बीच आए तो आप लोगों में से बहुतों ने हमारे पदस्थापना के संबंध के आपके अनुभव साझा किए, जिससे मुझे बहुत चीज ताजा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं सोचता हूँ कि मैंने ये किया तो मैं वाला जो पद है वो आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को सुन के अच्छा लगा। और दर्शकों को बहुत चीज मालूम है, बहुत चीज जानते हैं, और बहुत चीज समय के साथ मालूम होगा। और मैं आपके बेतिया के धरती को नमन करता हूँ, बेतिया के लोगों को प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बेतिया के लोगों में जो जोश और जज्बा है, वो जोश और जज्बा विकास की तरफ मुड़े, और ये जो भी चीजें जहर परोसी जा रही है उसको ठुकराते हुए और विकास की अमृत को पीने का कोशिश करें, यही मेरा उनसे अनुरोध होगा। सर, 80-85 के दशक का दौर आप देख चुके हैं और आज का दौर देख रहे हैं। उस टाइम बिहार कहाँ था और आज कहाँ है? वजह क्या है इतना पीछे जाने की? देखिए, बिहार स्वतंत्रता के बाद बिहार विकास के हर पैमाने में पहले से 5वें स्तर तक रहा। या तो पहला था, या दूसरा था, या तीसरा था, चौथा था, इंडस्ट्री के मामले में 5वां था। 18 वर्षों तक रहा। कालांतर में जब यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया तो 66 के बाद 66 से 90 तक 23 वर्ष में 25 मुख्यमंत्री बने। उस अस्थिरता के दौर में बिहार फिसड्डी होता चला गया, पीछे चला गया, और 90 में आते आते बिहार अंतिम पायदान पे चला गया। सारे राज्य जो बिहार देश के हैं, उन राज्यों के जो परिवार हैं, राज्यों के समूह में बिहार का स्थान सबसे अंतिम हो गया था, जिस कारण बिहार से पलायन, बिहार से बेरोजगारी, बिहार से भुखमरी। आज बिहार में 8 करोड़ लोगों को 100 रुपया कमाने की हिम्मत नहीं है। आज बिहार से प्रतिभा पलायन हो रहा है, बिहार से श्रम का पलायन हो रहा है, बिहार से पूंजी का पलायन हो रहा है। और बिहार 90 से लेके और आज तक जो 32 साल का दौर है, इस 32 साल के में विकास होने के बावजूद जो भी दावे विकास के हैं उसको मान भी लिया जाए तो भी ये एक नग्न सत्य है कि बिहार विकास के पायदान में आज भी अंतिम पायदान पे है। चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे पलायन हो, चाहे बेरोजगारी हो, आप उठा के देख लीजिए, हर जगह बिहार फिसड्डी का फिसड्डी है, अंतिम पायदान पे है। और बिहारी एक तरह से बिहारी प्राइड नहीं हो कि बिहारी को लोग गाली की तरफ करके बिहार के लोग बड़े गरीब हैं, बड़े उज्जत हैं, बड़े ये अशिक्षित हैं। सच्चाई ये है कि बिहार के लोग जब जाते हैं, आज देश के 700 जिलों में से लगभग 700 जिले हैं, उसमें से 40% जिले में या तो डीएम बिहार का है या एसपी बिहार का है। ये प्रतिभा है, लेकिन वहां जाके अच्छा काम करते, बिहार में काम करने का उनको अवसर नहीं मिलता है। और ये सामाजिक जो राजनीतिक जड़ता, प्रशासनिक जड़ता और सामाजिक जड़ता का बिहार शिकार है। और ये बंधन और ये बेड़ी यहाँ के लोगों के हाथ और पैर में बंधी हुई है। इसलिए बिहार कितना ही विकास करना चाहता है, विकास के दौर में वो फिसड्डी होकर पीछे गिर जाता है। सर, चुनाव के समय राजनेता को ऐसी बातें करते हैं, लगता है कि हमारे मसीहा यही है, शिक्षा बेरोजगारी यही दूर करेंगे। उनकी बातें ऐसा लगता है कि यही अब होने वाला है, मगर जीतने के बाद करवट बदल लेते हैं। और वो दर्द जनता झेलती रहती है 5 साल तक, जब तक काफी टूट जाते हैं। और इसमें आपका क्या कहना है? मैं ये दावा नहीं कर सकता, या प्रशांत किशोर जी या जनसुरा ये दावा नहीं करेगा कि हम सब चीज को बदल देंगे। यदि ये मैं कहता हूँ, या तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, या हम नहीं तो आपको बेवकूफ बना रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी मिलके, एक व्यक्ति मिलके, एक पार्टी मिलके, एक कुछ लोग मिलके बदल देंगे। बिहार को बदलने के लिए हमको श्रीलंका से और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और नेपाल से लोगों को नहीं लाना होगा। बिहार के लोगों को केरला से लोगों को नहीं लाना पड़ेगा, बिहार के लोगों को जगना पड़ेगा। बिहार के लोगों को महाराष्ट्र और गुजरात से लोगों को लाके नहीं बदलना होगा, यहाँ के लोगों को जगना होगा। यहाँ के लोगों को खुद अपनी प्रगति के लिए सामाजिक जड़ता से बाहर आना होगा, और सामाजिक जड़ता से बाहर आकर
राजनीतिक जड़ता खत्म करते हुए प्रशासनिक जड़ता को समाप्त करेंगे। अपने हाथ और पांव की बेरी और जहर पीने का जो जहर पिलाने के लोगों को समझें, पहचानेंगे और विकास का अमृत पिएंगे, तभी संभव होगा। एक गांधी ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया और शुरुआत यहीं से हुई। तो एक आदमी ने सब कुछ बदल दिया, तो क्या आज जन स्वराज है, सब चाहेंगे तो नहीं हो सकता है ये काम? यही तो कहने होगी। गांधी जी जब चंपारण की धरती से सत्याग्रह किए थे, उस समय कुछ लोग जुड़े, लेकिन धीरे धीरे गांधी जी के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया। जब जनता खड़ी हो गई तो स्वतंत्रता का आंदोलन चला और हम जीते और हम गुलामी से मुक्त हुए। आज की गुलामी दूसरी है। हमने कहा उस समय की गुलामी विदेशी सत्ता की थी, आज की गुलामी अपनी सत्ता की है। आज जड़ता के शिकार हैं, जड़ता के बंधन में है, ये भी एक गुलामी है। हमारे हाथ पांव में राजनीतिक जड़ता, सामाजिक जड़ता, प्रशासनिक जड़ता का जो बेड़ी पहनाया गया है, जो जंजीर बांधा गया है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। और इसीलिए जब हम जाएंगे लोगों के बीच, लोगों को ये बातें बताएंगे। और एक ही सवाल मेरा है, मैं सभी पार्टियों से, सभी लोगों के कार्यों की सराहना करता हूँ। जब काम किया तभी उनको लोगों ने बार बार वोट दिया, उनके काम के ही दिया वोट ना, तो वो जनता का है। और मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आज मैं 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी राज्य सत्ता का मूल्यांकन करने वाला हूँ। मेरी वो क्षमता नहीं है, मेरी वो हिम्मत नहीं है, मेरा वो अधिकार नहीं है। मैं किसी पार्टी के किसी कालखंड के विकास की समीक्षा करूँ। उस कालखंड के वोटर ने उस सत्ता को, उस पार्टी को, उस लोगों को बार बार चुना, तो चुना तो उनकी विजडम ऑफ क्राउड यही कहता है कि जिसने चुना, जो जीता वो सिकंदर। तो उस विकास, उस कालखंड के लोगों ने चुना तो अच्छा ही सरकार चली। लेकिन एक सवाल जो मैं बार बार करता हूँ कि फिर आज हम विकास की श्रेणी में, विकास की श्रृंखला में, विकास देश के 28 राज्यों के श्रृंखला में, उस समूह में अंतिम पायदान पर क्यों है? इसका जवाब हमें देना चाहिए, सारी पार्टियां दें। और हम लोग क्या कहते हैं कि ये इसीलिए है कि आपने राजनीतिक जड़ता पैदा की, आपने प्रशासनिक जड़ता पैदा की, आपने सामाजिक जड़ता पैदा की है, और हमें आपने इस व्यवस्था का ऐसा गुलाम बना दिया गया है जिस कारण हम आवाज नहीं उठा सकते। 74 के बाद कोई आंदोलन आपने नहीं होने दिया। आपकी सत्ता ने लोगों को जहर पिला पिला के संवेदनशील इश्यू पर बांट दिया है। चुनाव आता है, संवेदन उठाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। काम जो करते हैं, जो भी करते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो आज पिछड़े क्यों हैं, अंतिम पायदान पर क्यों है? अच्छा सर, प्रशांत किशोर जी का जो बताया उन्होंने कि मूर्ख बनाया जा रहा है, और ये हकीकत भी है। मूर्ख बना करके और अपनी कमी को छुपाने के लिए जातिवाद में उलझा करके अपना काम राजनीति कर रही है। मगर इसमें जो बुद्धिजीवक लोगों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया प्रशांत किशोर जी ने, कि उन्हीं के सहारे सरकार भी बनेगी और कामयाबी मिलेगी और हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी एक विचारधारा को लाए हैं। गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारधारा को उन्हें जन स्वराज के रूप में लाया है, जिसके 3 स्तंभ हैं: सही लोग, सही सोच, सामूहिक रूप से निर्णय लेने के बाद उसको मानने और प्रयास करने का काम। यदि ये 3 स्तंभ जन स्वराज के स्थापित हो जाएंगे, ये विचारधारा लोगों को पसंद आ जाएगी, जन आंदोलन होगा, वैचारिक क्रांति होगी, जनता के मंथन से ही चीजें निकलेंगी। तब जनता जो मूर्ख बनाने वाले लोगों को सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल सब पूछेगा कि आखिर बिहार पिछड़ा क्यों? हम बताने आए हैं, आपको कोई बताएगा नहीं। किसी को बता, सबको झूठ बोलने की आदत हो गई। सच्चाई, नग्न सत्य से सब भागता है। ये नग्न सत्य है कि बिहार सबसे पिछड़ा है, और ये सारे डाटा कहते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप डाटा उठा कर देख लें। बिहार जितने भी पैमाने विकास के हैं, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, सब में अंतिम पायदान पे है विकास के। ये नग्न सत्य को, ये आईना है जो आईना देखना चाहिए पार्टियों को, और उसमें देखना चाहिए कि उनकी क्या कमी रही है, और जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये हुआ है तो क्या रास्ता है। रास्ता जन स्वराज का रास्ता है, रास्ता सही लोगों को आने का रास्ता है, सही सोच के लोग आने का रास्ता है। आखिरी मैसेज जनता को आप क्या देंगे? जनता को ये कहेंगे कि ना तो मैं ये वादा करता हूं कि हम इस आंदोलन से सब कुछ बदल देंगे, ना मैं ये वादा करता हूं कि हम कोई पार्टी बना के चुनाव लड़के हम कुछ पद पाके करेंगे। हमारा यही कहना है कि हम जो विचार की बात करते हैं इसको समझिए, सोचिए, क्योंकि आप इतने बार ठगे गए हैं कि आपका सवाल हो गया आखिर मैं आप पे भरोसा कैसे करूं। आप बिल्कुल भरोसा ना करें। आप जिन पर भरोसा करते आए हैं उन्होंने क्या किया आपके लिए, उसको सोचिए, और हमारे कथनी और करनी को देखिए। यदि लगता है कि हमारी कथनी और करनी में, जब हमारी पदयात्रा चलेगी, हम साल भर 1.5 साल तक सड़क पे रहेंगे, गाँव में घूमेंगे, हमारे लोग घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, लोगों की जागरूकता जानेंगे, लोग किस तरह का शासन चाहता है वो जानेंगे, उनके हिसाब से शासन की प्रणाली बनेगी, वो सरकार को बताई जाएगी।
जो वर्तमान सरकार बताई जाएगी। यदि वर्तमान सरकार करेगी करेगी, यदि उस आंदोलन वाली सरकार नहीं कर सकती है तो सत्ता खाली करना पड़ेगा उनको, जनता सत्ता तब आएगी। तो मेरा मानना है कि हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी क्रांति हिंसक क्रांति की बात नहीं, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं। द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। द राइट एक्शन होते ही एक आंदोलन होगा, इस आंदोलन की उपज होगी और जनता आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, आप मेरे बातों को सुनिए, कथनी को सुनिए और हमारे करने को देखिए। जो मैं कहता हूं, जो हम लोग कहते हैं, जो जनसुराज कहता है, उसको हम चलते हैं तो भरोसा आएगा। यदि नहीं आता है, नहीं भरोसा है, तो आप जहां हैं, जहां पर है, जिसको वोट देते रहे, जिसके साथ है, रहिए, कोई हर्ज नहीं है। जनता जो चाहेगी वही हमारे लिए सिरोधार्य हो। जनता मालिक है, जनता मालिक है। ये आप हमारे बीच में सुन रहे थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी का साझा शेयर किया, तजुर्बा शेयर किया और बताया कि हम आज मूर्ख क्यों बनते जा रहे हैं। सरकार अपनी कमी को छुपाने के लिए जातिवाद में हमें उलझा देती है और हम अपने असली मुद्दे से भटक जाते हैं। कैमरामैन परशुराम दास के साथ ताज खान साटी, आप तक।